सिलेबस में 4 एरियाज हैं, ए बी सी डी। मैंने क्या किया, स्लाइड ज़्यादातर वो लिए हैं जिनमें ऑलरेडी मार्किंग हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और कम से कम हमें लिखने का काम करना पड़े, हम कम टाइम में कवर कर लें। एक एरिया है 5 से 8 नंबर का, लीगल सिस्टम। टेक्निकली इसको मैं कहता हूँ ये 5 नंबर का एरिया है, और हिस्टोरिकली यहाँ से 5-5 नंबर के सवाल आ रहे हैं, कभी कभार 6 नंबर तक भी बात चली जाती है। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, चैप्टर नंबर 1, ग्रेड ए में सिर्फ एक चैप्टर है 5 नंबर का, यानी कि अगर किसी चैप्टर में से फॉर श्योर सवाल आना है तो वो चैप्टर नंबर 1 है। बाकी जगह तो मिक्सिंग है ना, हो सकता है किसी चैप्टर से सवाल पूछे, हो सकता है ना पूछे, लेकिन चैप्टर 1 की खास बात यह है कि इसमें से लाजमी सवाल आना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 हिस्से किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने 45 से 55 मार्क्स के दरमियान रखा है। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले के एरियाज को पहला पोर्शन कह दिया, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसकी परफॉर्मेंस या डिस्चार्ज को सेकंड पोर्शन कह दिया। तो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 तक ये 4 चैप्टर आते हैं 20 से 25 नंबर की वेटेज, और देन चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक ये आता है 25 से 30 नंबर की वेटेज। टेक्निकली स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये 9 चैप्टर्स 45 से 55 नंबर के। फिर हमारे पास आ जाते हैं अदर बिजनेस लॉज। अदर बिजनेस लॉज में 3 तरह की चीज़ें हैं। पार्टनरशिप, उसके 3 चैप्टर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ, उसके 2 चैप्टर्स, और फिर 6 छोटे छोटे से लॉज हैं जो कि हर चैप्टर 5 से 6 सफ़े का है, ज़्यादा सफ़े का नहीं है। सिलेबस में अब पास होने का मार्जिन उन्होंने हर तरफ स्प्रेड कर दिया है। अब आपको बड़ा कम करके, जैसे ये राइट साइड पे जो ग्रेड डी है, ये बहुत लंबी चौड़ी ग्रेड नहीं है। अगर आप इसको करने बैठे तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन में सारी रिवाइज हो जाती है, और ये आधा पेपर है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी को बहुत लंबा चौड़ा सा पोर्शन नहीं रहा। इन सब में भी अगर हमने फर्दर देखना है कि फर्दर किसके ऊपर हमारी तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस ग्रेड में चैप्टर 1 ये सुपर हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि एक है ही एक। इसमें चैप्टर नंबर 4, इसमें चैप्टर 6 और 7, इधर से चैप्टर 13, इधर से 14, इधर से 18, 16 भी कह सकते हैं। चलें, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 से ज़्यादा % पेपर आ सकता है। करंट सिलेबस आउटलाइन, पेपर के ट्रेंड, आई कैप, एग्जामिनर को देखते हुए थोड़ा सा ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 60% ऑफ द पेपर आप इन चैप्टर्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये 6 करने हैं, इसका मतलब है ये 6 बहुत दिल से करने हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो हर ग्रेड में जो उनकी काम के एरियाज हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वो आपको समझ आ जाएगा। तो ये 6 तो नहीं बने ना, ज़्यादा बन गए। 4 5 6 7 8 चैप्टर बन गए। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? टोटल किताब में कितने चैप्टर्स हैं? 18। तो 18 में से 8 करके 60%, ऐसा कौन सा तीर मार लिया? तो बस फिर सारा कर ले। मतलब ये 8 ज़रा ज़्यादा, क्योंकि अब सिलेबस उन्होंने फैला दिया ना। अब जब उन्होंने फैला दिया है तो जाहिर है हर जोन में से हम चैप्टर्स उठाएंगे भी, तो वो एक रीजनेबल कवरेज कर रहा होगा। तो इन चैप्टर्स के अंदर एक अच्छी कवरेज आपकी मौजूद है। सिलेबस समझ आ रहा है? एक स्टेप आगे चलते हैं। बिजनेस लॉ के साथ मेन इश्यूज क्या हैं, ये पेपर क्यों फेल हो जाता है या क्यों फेल हो सकता है? कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम, ये नए बच्चों के लिए, वो बच्चे जो AFC के बाद आए और इंट्रो और इको एग्जाम भी हो गया जिनका, उनको ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ही फ़न टाइम नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि सब शोगल मेला है, बड़े आराम से, और बिज़नेस लॉ लो जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे क्या बेचता है? FR1 इतना हैवी सब्जेक्ट है, उसके आगे बिज़नेस लॉ बेचारे की क्या औकात है? तो इसको इतना आसान समझ लिया जाएगा कि ये बड़े आराम से फेल हो जाया करेगा। तो ये जहन में रखना है कि ये आसान नहीं है, और इसमें पुराने लोग बहुत बुरी तरह से फेल होते रहे हैं। ये पिछली 10-12 अटैम्प्ट्स में तकरीबन ऑन एवरेज सबसे गंदा पेपर रहा है पास रेट के हिसाब से, लेकिन उस वक्त इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता था। अब सिलेबस हल्का हो गया है, तो हो सकता है आप किसी सीनियर से पूछेंगे उगल है, अब तुम कौन सा बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, इसमें तो शुगल ही शुगल है। तो इसलिए इसको इतना आसान नहीं समझना कि ये फेल हो जाए। ये ऐसा लग रहा है कि ये आसान है, ऐसा लग रहा है कि इसको अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन स्टिल जाहिर है ये कैफ का एक पेपर, और आई कैप ने उतनी तकलीफ ज़रूर देनी है जितना किसी भी एक पेपर में देने का उनका हमेशा से इरादा है। रिटेंशन, याद नहीं रहता तो दोबारा याद कर लें, फिर भूल जाएगा फिर से याद कर लें। है ही कितना सा बेचारा,
मतलब मैं अपनी किताब में देखूं तो 71 सफ़े में ख़त्म हो जाता है, 71 टोटल पेजेस में सारे नोट्स हैं। मैं भी इन हैंडआउट्स को एक सफ़े पे 6 हैंडआउट निकाल के जब बनाने लगा तो वो इतना छोटा डॉक्यूमेंट बन रहा था, मैंने कहा नहीं वो शेयर कर दिया ना तो फिर आप लोगों ने कहना है कि वो सर ये तो बड़ा आसान सा पेपर है, अच्छा फिर रहने देते हैं। तो रिटेंशन का एक प्रॉब्लम है, उसमें एक सोल्यूशन होता है, जो चैप्टर आपसे याद नहीं हो रहा अगर नीट एंड क्लीन करके अपने रजिस्टर में लिखें और अपने ही रजिस्टर से याद करें तो वो रिटेन भी बेहतर होगा। तो इसका एक टोटका नॉर्मली बताया जाता है रिटेंशन के हवाले से। ये किसी छोटे से चैप्टर पे तजर्बा करके देखें, अगर तजर्बा कामयाब रहे तो हर वो चैप्टर जो याद नहीं हो रहा ना उसको लिख लें, देख के लिख लें, किताब सामने रखें, देख के लिख लें और अपने लिखे हुए को याद करें। जब अपनी हैंड राइटिंग को याद करेंगे तो रिटेन भी जल्दी होगा, रहेगा भी देर तक दिमाग में। तो ये थोड़ा सा मसला बिजनेस लॉ का लेके। आईकैप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करें, आईकैप में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, समझ नहीं आता उसको कैसे अटेम्प्ट करें, इसके ऊपर अभी हम ओरिएंटेशन के एंड पे बात कर रहे होंगे। देन एएफसी और पीआरसी सबसे बड़े दुश्मन हैं बिजनेस लॉ के, एएफसी और पीआरसी। क्यों एएफसी या पीआरसी बिजनेस लॉ का दुश्मन कैसे हो गया? क्योंकि आपको आदत ही नहीं रहती पढ़ने की। एएफसी पीआरसी में आपको पता है कि एक ही चीज पढ़ने वाली है, एएफसी वाले कहते हैं सिर्फ क्यूएम पढ़ने वाला है, पीआरसी वाले कहते हैं बस क्यूएम और इंट्रो पढ़ने वाला है, बाकी तो पढ़ने वाली चीज ही कोई नहीं। आदत बन गई होती है कि न्यूमेरिकल को इज्जत दो और थ्योरी सब्जेक्ट को जो है वो बस गुजारा चलाओ। और सीए में जब आते हैं बड़े जोश में आते हैं कि सुना है कि सीए काफ़ी टफ है, इतनी एनर्जी के साथ आते हैं, एएफसी से टकरा जाते हैं। एएफसी सारी एनर्जी खत्म कर देता है क्योंकि एएफसी तो बड़े शुगल मोगल में हो रहा होता है और उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा होता है। तो उसके बाद फिर कैफ जो है उसमें वो वाला सीरियस माहौल बन ही नहीं पाता। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो बिगिनर पेपर्स है ना इनको ज़्यादा जो हिट पड़ती है वो एएफसी की वजह से पड़ती है, क्योंकि एएफसी या पीआरसी से लोग उस तरह से माइंड बना के आते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। शॉर्टकट और सिलेक्टेड स्टडी, पहले ही छोटा सा सिलेबस है। आजकल मेरे स्टडी ग्रुप्स में एक चीज़ बहुत शेयर हो रही है कि सर अगर हमें मज़ीद शॉर्ट नोट्स बना दें, हमने तैयार करने हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि पता नहीं मतलब क्या सब्जेक्ट बहुत बढ़ गया है, बच्चे क्यों ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों की फरमाइश है कि हमें अगर मज़ीद शॉर्ट नोट्स मिल जाएं तो कमाल हो जाए। मतलब एक शॉर्ट नोट्स मेरी किताब के 4-5 चैप्टर्स एक एक सफ़े पे ख़त्म हो जाते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उससे ज़्यादा वो शॉर्ट क्यों चाह रहे हैं, कि बस एक हौसला हो जाए कि चलो अब शुक्र है इतना सा पढ़ना था ना, नहीं पढ़ा, खाम खा इतनी ज़्यादा किताब देख के डरते रहते थे। तो होता ये है कि आप चीज़ें उठा के अपने पास बक्से में ऐड करते रहते हैं कि किसी दिन जब मूड बना तो मैं इधर से पढ़ूंगा, वो मूड कभी भी नहीं बनता, आप बक्से में चीज़ें भरते रहते हैं। तो ये मत करें, अब इकट्ठे करना शुरू ख़त्म कर दें माल और पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही हो, नहीं तो हालात तो समझा देते हैं। तो अल्लाह ना करे कि हालात से आप समझें, आपको बातें अभी समझ आ जाएं, अभी पेपर में महीना रहता है, अभी भी कुछ नहीं गया, आप आज भी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा? दो चीज़ें आईकैप ने हमें मॉडल पेपर के थ्रू बता दी कि एमसीक्यूज होंगे 15 नंबर के और 85 नंबर के होगा सब्जेक्टिव। सिर्फ ये पैटर्न हमें पता लगा उस पेपर को देख के, मॉडल पेपर को देख के। उसके अलावा पुराने ज़माने में आईकैप की नीचे लिखी वाली बात भी बताता था कि नॉलेज बेस यानी कि सीधे सवाल होंगे 40% और एप्लीकेशन बेस यानी कि लॉजिकल सवाल होंगे 60%। ये बताया करता था आईकैप एक ज़माने में। अब ये नीचे वाली बात उन्होंने नहीं बताई, अब सिर्फ उन्होंने मॉडल पेपर शेयर किया है कि 15 नंबर एमसीक्यूज और 85 मार्क्स की थ्योरी, लेकिन वो थ्योरी में से लॉजिकल कितना होगा, रट्टे वाला कितना होगा, वो नहीं पता लग रहा, इग्नोर करते हैं हम। 50-50 जहन में रख लेते हैं, 50% रट्टे वाला और 50% एप्लीकेशन बेस्ड। चूँकि एमसीक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रट्टे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी एमसीक्यूज क्रैमिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन आधा पेपर रट्टा बेस्ड है और आधा पेपर लॉजिकल है। ये पेपर का पैटर्न आईकैप ने शेयर किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ओवर द टाइम आईकैप के क्या दुख रहे हैं। आप अभी बिजनेस लॉ में आए हैं तो बिजनेस लॉ का पहले पेपर जो होता था वो कंबाइंड पेपर होता था। चूंकि नए वाले बिजनेस लॉ की अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुई तो हमारे पास इस वाले पेपर का कोई एग्जामिनर कमेंट नहीं है। ये देख लेते हैं कि जो पास्ट एग्जामिनर कमेंट्स हैं वो क्या थे, या वो उसमें क्या कहते थे कि बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऑटम 2017 में कहा कि 19.88% लोग पास हुए, जबकि पिछली दफा 25% पास हुए थे। तो क्या कर रहे हैं बच्चे? उन्होंने कहा बच्चे मर्केंटाइल लॉ में कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंपनी लॉ में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मर्केंटाइल लॉ वॉज, ये जो भी आपका बिजनेस लॉ है, इसको पहले मर्केंटाइल लॉ कहा जाता था।
तो उस वक्त भी उन्होंने बताया कि लोगों को कंपनी लॉ पसंद है, मर्केंटाइल लॉ नहीं पसंद। रीजन फेलियर की क्या थी? लैक ऑफ नॉलेज। लोग तैयार नहीं थे, एंड फेलियर टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। दो खाई के आपने बताए, बच्चों को एम लॉ पसंद नहीं है, सी लॉ पसंद है। सी लॉ होता था रट्टे वाला, एम लॉ होता था लॉजिकल। तो उन्होंने कहा एक तो लोग सी लॉ पे फोकस कर रहे हैं, एम लॉ पे फोकस नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चों को सिनेरियो नहीं समझ आया कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा आगे गए, स्प्रिंग 18, उन्होंने कहा तकरीबन वैसी ही परफॉर्मेंस थी, 18% पास हुए। परफॉर्मेंस सी लॉ में अभी भी बेटर है एम लॉ की निस्बत। स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और नॉलेज बेस्ड सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहे, सिनेरियो बेस्ड सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहे, यानी कि बच्चे शॉर्टकट लगा रहे हैं और सिनेरियो बेस्ड की तरफ नहीं आ रहे। उसके बाद उन्होंने कहा लो जी परसेंटेज 13.5% पे गिर चुकी है। अभी भी सी लॉ के अंदर बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों को हम एडवाइस करेंगे कि इक्वल इंपॉर्टेंस दें और सिनेरियो बेस्ड सवाल को सही से सॉल्व किया करें। एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली नज़र आ रही है, सिनेरियो बेस्ड सवाल को सही से सॉल्व किया करें। फिर अगली दफ़ा उन्होंने कहा जी थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हुई, क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी, अगेन मतलब जो परफॉर्मेंस ख़राब हुई है वो सिलेक्टिव स्टडी की वजह से। उन्होंने कहा प्रीवियस सेशन से थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन अभी भी उस तरह से रिजल्ट नहीं आया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लोग नहीं कर पा रहे। एक अटेम्प्ट आगे जाती है, ऑटम 2019, उन्होंने कहा जी अभी भी मर्केंटाइल लॉ में लोग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। इसका मतलब है कंबाइंड पेपर के वक्त भी आई कैप का दुख ही होता था कि ये वाले पोर्शन को लोग अच्छी तरह से तैयार नहीं कर रहे, उन्होंने फिर कट लगा दिया। उन्होंने कहा अब रखते ही ये पोर्शन का पेपर है, अब देखते हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बिजनेस लॉ जिन दो हिस्सों में डिवाइड हुए उसमें से जो मुश्किल हिस्सा होता था बच्चों के लिए वो है जो आप पढ़ रहे हैं। ये एरिया ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। खैर इसका लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती थी जो काफ़ी हद तक उन्होंने कम कर दी है। हम स्टूडेंट को एडवाइस करेंगे कि सारे टॉपिक्स पढ़ा करें, सिलेक्टिव स्टडी मत किया करें, और थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए उनको सिनेरियो बेस्ड सवाल पे। अगली अटेम्प्ट का एग्जामिनर आता है। अब अगेन बहुत सारे लोग जो है वो टीचर्स आके पूछते हैं सर आप हमें बताएं हम फेल क्यों हुए हैं। टीचर को तो नहीं पता आप क्यों फेल हुए, पता तो होना चाहिए टीचर को। टीचर आपको बताता है, आप उसकी सुनते नहीं। टीचर कहेगा जी आप इसलिए फेल हुए कि आपने गंदा लिखा होगा। आपने कहा नहीं सर मैंने तो आग लगा दी थी। टीचर कहता है हो सकता है तुम्हें पेपर में याद ना आया, आप कहते नहीं सर मुझे तो बिल्कुल हर चीज़ याद थी। भाई टीचर के सामने आपका पेपर ही नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपसे बड़ा गपोड़ी कोई नहीं। आप तो हमेशा अपने आप को बहुत इज्जत देते हैं, तो आप टीचर को हमेशा बताएंगे कि मैं तो आग लगा के तकरीबन आ चुका था, पता नहीं मेरा पेपर कैसे रह गया। लेकिन जिस बंदे ने आपके पेपर को टक्कर मारी, जो आपका पेपर देख देख के उलझता रहा, उसका नाम है एग्जामिनर। सारी चेकिंग और सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ना वो रोते रोते एक फाइल बनाते हैं एग्जामिनर कमेंट्स। हर पेपर की एग्जामिनर कमेंट्स की फाइल आती है, हर सवाल पे तबसरा होता है बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। ओवरऑल तबसरे में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एग्जामिनर एक चीज़ पे मुसलसल रो रहा है। तो अब ये नहीं पूछना कि बच्चा फेल क्यों होता है, ये समझ लेना है कि बच्चा फेल क्यों होता है। वो बता रहा है आपको, हर दफ़ा बता रहा है क्यों फेल हो रहा है। तो समझ जाए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सिलेक्टिव स्टडी मत करो, एक चीज़। दूसरा वो कह रहा है भाई सिनेरियो बेस्ड सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका समझ लो। फिर अगली अटेम्प्ट में ना उसे बहुत गुस्सा आया जब उसने बच्चों के सोल्यूशन देखे ना। उसने कहा इतने अरसे से बताते आ रहे हैं सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व सही करो सही करो, बच्चे नहीं कर रहे। अगली दफ़ा तंग आके उसने कहा आओ मैं बताता हूँ सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है। एग्जामिनर कमेंट में गरीब ने पूरा तरीका बता दिया। उन्होंने कहा शायद कोई पढ़ ले ये डॉक्यूमेंट। तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एग्जामिनर के जज्बात आप तक पहुँचाऊँ। वो एग्जामिनर जिसको आप बाद में देखते हैं, अटेम्प्ट करने से पहले, फेल होने से पहले, पेपर में अपीयर होने से पहले, गंदी परफॉर्मेंस देने से पहले ये देख लें कि जो अबाव अजदाद है उनके साथ बुरा क्यों होता रहा। अगर एक दफ़ा ये पता लग जाए कि जो पिछले हैं वो क्यों फेल हो जाते थे, तो फिर हम नहीं फेल होंगे। हमें पता लग जाएगा कि दुख क्या है। एग्जामिनर तो वहीं खड़ा है ना। हर नई दफ़ा लोग नए बच्चे आके टक्कर मारते हैं एग्जामिनर को और वही गलतियां करते हैं जो पिछले बच्चों ने की। और एग्जामिनर हर दफ़ा बताता है देखो तुम लोग मुसलसल यही गलतियां कर रहे हो। तो वो दो गलतियां हमें समझ आई हैं। सिलेक्टिव स्टडी एग्जामिनर को बहुत बुरी लगती है, नहीं करनी हमने। इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है कि सिलेक्टिव स्टडी की जाए। और नंबर 2, हमने सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व करने का तरीका देख लेना है। उसने कहा है कि जी आपने 3 बातों पे बहस करनी होती है। उस सवाल में फैक्ट्स क्या हैं, उस सवाल में लॉ क्या है, और एक कंक्लूजन ड्रॉ करनी होती है आपने।
इन 3 स्टेजेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मजे की बात है कि इस कमेंट से पहले भी, इस एग्जामिनर कमेंट से पहले भी मैं ये 3 स्टेजेस शेयर किया करता था हमेशा कि आपने सिनेरियो बेस्ड सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने सवाल कैसे सॉल्व करने होते हैं। एग्जामिनर कमेंट हमारे सामने, उससे अगली दफ़ा वाला जो है वो एग्जामिनर कमेंट ऑटम 2020 का, उसमें फिर उन्होंने कहा कि बच्चों ने सिलेक्टिव स्टडी की और लॉ की इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की है। बच्चों को थ्योरी का जो नॉलेज है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे अप्लाई करना नहीं आ रहा। एग्जामिनीज को चाहिए कि वो इस रेशो को जहन में रखें कि हम लोगों ने अच्छे खासे नंबर के आपसे सिनेरियो पूछने होते हैं। तो एक बात जिस पे एग्जामिनर मुसलसल रो रहा है वो है कि आपको सिनेरियो बेस्ड सवाल सॉल्व नहीं करना आता, और एक चीज़ जो सबसे कम प्रैक्टिस की जाती है वो यही है, क्योंकि लॉ को रट्टा सब मार रहे होते हैं, लिख के कोई नहीं देखता कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। मैं आपसे पूछूंगा FR1 का फलाना टॉपिक कितने सवाल पास पेपर के किए हाथ से, आप कहेंगे 40 सवाल। मैं पूछूंगा क्या वो 5 मिनट का सवाल होता है, 10 मिनट का सवाल होता है, आप कहेंगे नहीं सर, आधे घंटे का, पौने घंटे का, 1 घंटे का, सवा घंटे का सवाल होता है। वो 40 किए हैं। फिर मैं पूछूंगा बी लॉ का सवाल कितनी देर में हो सकता है, आप कहेंगे सर 5 मिनट में हो सकता है। फिर मैं पूछूंगा कितने किए लिख के। हमारी मोहब्बत टूवर्ड्स अकाउंटिंग लॉ का सबसे बड़ा विलन है। ये पेपर पास हो सकता है अगर इसको थोड़ी सी भी इज्जत मिल जाए, इसको इतना, जो जितना इसका हक है इतना इसको फोकस कर लें, ये पेपर इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा। अब वो फोकस ही तो देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप कहेंगे सर हमें क्यों सुना रहे हैं, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं कि आईकैप के क्या दुख हैं और वो क्यों, किस बात पे उलझ रहा है बार बार। फिर उन्होंने कहा स्प्रिंग 2021 में सिलेक्टिव स्टडी और फेलियर टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ लॉ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब इतनी दफ़ा अगर एग्जामिनर कह चुका है तो मुझे कहने देंगे मसले दो ही हैं, सिलेक्टिव स्टडी। अब अगर पेपर करने से 2 दिन पहले किसी ने फेसबुक पे पोस्ट की मैंने 10 चैप्टर तैयार किए हैं, क्या मेरा पेपर हो जाएगा, तो वहां घुस के उसे चढ़ने करानी चाहिए, उस कमेंट में घुस के कि यार मतलब तुम्हें अभी भी नहीं समझ आई बात, अभी भी तुम्हें कौन बताएगा कि मतलब कर क्या रहे हो। तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप अभी से सोचें कि मैं सिलेक्टिव स्टडी करूंगा या एंड पे इस तरह से करूंगा। अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, आप इन 5 दिनों में मेरे साथ चल सकते हैं। अगर ये 5 दिनों में आपकी बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप बाकी सब्जेक्ट साथ साथ कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो कि बिल्कुल नैला है, जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं, वो 5 दिन सिर्फ हमारे साथ क्लासेज में और अदर देन क्लासेज जो सिर्फ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले, तो 5 दिन बाद वो 70-80% तैयारी करके बैठा हुआ होगा। फोकस स्टडी से इतना पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। तो बजाय इसके कि आप आगे के लिए छोड़ दें, आई के अपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की रिवीजन क्लास की, उस रिवीजन क्लास के साथ साथ चलें। और ये तो नहीं सोच रहे कि जी 1 घंटे की एक क्लास में कितना पढ़ लेंगे। देखिए 1 घंटा खत्म नहीं हुआ, इतनी देर से आप लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं। 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, जबकि शुरू में उन्होंने इंट्रोडक्शन में लंबी चौड़ी तमहीद भी बांध दी, थोड़ा सा डिले से शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी ये वो, 10-12 मिनट बाद तो बातें शुरू हुई हैं। तो 1 घंटे तक अगर मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है अच्छा खासा हम पढ़ रहे होंगे। तो बस ये चंद, और पता है तकलीफ गुजर गई है, एक सेशन खत्म होने वाला है, सिर्फ 14 सेशन रह गए, और जो आखिरी सेशन है उसमें भी सवाल जवाब है। 13 सेशन, थोड़ी सी अजियत उठानी है तो ज़िंदगी में आप 13 आवर्स निकाल सकते हैं। पता लगे आप ज़िंदगी में से 13 आवर्स निकाल दें कि ठीक है जी सर ने कहा 13 आवर्स निकाल दें, निकाल दिए, साइड पे कर दिए। लें जी, जल्दी जल्दी से हम अपनी इख्तितामी डिस्कशन, डिफरेंट तरह के सवाल कैसे करने हैं। ये जो हमारी 15 मिनट की ब्रेक है ना, ये बड़ी रिलेटिव है। ये शुरू तब होगी जब सेशन ख़त्म होगा, और सेशन अगर स्टार्ट लेट हुआ है तो ख़त्म भी लेट हो जाया करेगा। तो 9:30 भी जो है वो एक बस एक टेंटेटिव सी बात है, वो 9:40 तक भी जा सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इससे ज़्यादा ऊपर हम ना जाएं। लेकिन कोई ज़रूरी बात मिस हो जाए और हम 5 मिनट जल्दी ब्रेक की तरफ चले जाएं, ये बात अच्छी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेक आपको 15 मिनट की ही मिले, और मिले भी अपने डिफाइंड टाइम पे, लेकिन 4-5 मिनट की वेरिएशन मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बर्दाश्त के लिए काबिल होगी। पेपर में सवाल कैसे करना है, अब यहाँ पे मैं मेनली नए बच्चों से मुखातिब हूँ, नए वाले बच्चे। आप लोगों ने एमसीक्यूज दिए हुए इनसे पहले, ये एक थ्योरी या न्यूमेरिकल एग्जाम है। अब जब आप कैफ में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पेपर बेस्ड एग्जाम है, आपने कागज़ के ऊपर करना है। हर नया सवाल और हर सवाल का हर पार्ट नेक्स्ट पेज पे करना है। ये रूल जहन में रखना है, हर सवाल नहीं बोल रहा, हर नया सवाल
और हर नए सवाल का हर नया पार्ट नेक्स्ट पेज पे करना है। जो सवाल एक से ज्यादा पेजेस पे जा रहा है, जितने पेजेस पे जा रहा है, हर पेज के टॉप पे दोबारा से पार्ट नंबर लिखना है। आपको एक शीट मिलेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मार्क होती है। आपकी जो यहाँ मार्किंग है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग है। इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग का मतलब ये है कि आपके सारे जो फिजिकल स्क्रिप्ट हैं वो स्कैन होते हैं, वो स्कैन होकर एग्जामिनर के पास पहुंचते हैं। वो एक शीशे की मेज के ऊपर, इसी तरह के एक टैबलेट के ऊपर उसको चेक करता है और साथ कंप्यूटराइज मार्किंग कर रहा होता है। उसके सामने आपका हर पार्ट अलग से पहुंचता है। तो दिस कैन हैपन कि 4 बंदे पेपर चेक कर रहे हैं, इनमें से एक बंदे ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए और शायद क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सी चेक करना हो। अगर आपका हर पार्ट, हर एरिया अलग अलग पेज पे नहीं हुआ हुआ तो देयर कैन बी अ ट्रबल। हर पेज के टॉप पे आपने पार्ट लिखना है। यहाँ स्कैन होने के बाद एक दफ़ा एक इंसान उसको देखता है और रेलेवेंट खाने में एलोकेट कर देता है कि 7A है, ये 7B है, ये 7C है। आपने 7A किया और 7B नीचे ही कर दिया तो चांसेस हैं कि शायद 7B चेक ना हो सके और आपको पता भी ना लगे एंड तक, क्योंकि आपको आपका चेक हुआ पेपर तो नजर नहीं आएगा। तो हर नया सवाल, हर नए सवाल का हर नया पार्ट, हर पार्ट का हर सब पार्ट नेक्स्ट पेज पे करना है। एक ये रूल जहन में रखना है। आईकेप के पेजेस नहीं बचाने। आपका सवाल 3 लाइनों में खत्म हो गया, मत दुख करें कितनी लाइनें जाया हुई हैं, कोई बात नहीं, आप अगले सफे पे जाएं, अगले पार्ट की तरफ जाएं। एमसीक्यूज इज एन एक्सेप्शन। एमसीक्यू एक पेज पे करना है। एमसीक्यू के सबसे टॉप पे उसका क्वेश्चन लिखना, ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यू का, और फिर लेफ्ट पे जो भी रोमन नंबर्स या जिस तरह से भी उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपने वो डालते जाना है और एक पेज पे 15 के 15 एमसीक्यूज कर देने हैं। तो एमसीक्यूज एक ही पेज पे करने हैं, टॉप पे एक सवाल नंबर देके, और उसके बाद हर नया पार्ट और हर नए पार्ट का सब पार्ट नेक्स्ट पेज पे करना है। डन। सवाल 3 तरह के होते हैं, नॉलेज बेस, सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल। नॉलेज बेस जिसको मैं आसान जबान में कहता हूं रट्टे वाला सवाल। सीम्स लॉजिकल जो दिखता लॉजिकल है, मिक्स सवाल है, ये नजर लॉजिकल आ रहा होता नहीं है। और तीसरा वाकई लॉजिकल सवाल। तो एक प्योर रट्टा है, एक प्योर लॉजिकल, एक दरमियान की हाइब्रिड है जो देखने में लॉजिकल लग रहा है लेकिन उसका जवाब भी रट्टे वाला है। जो पहली तरह का सवाल है स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड सवाल, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपने दिमाग में याद किया हुआ है उसको सामने पेस्ट कर देना है। कोई पैटर्न नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा लिस्ट डाउन फलाना, आपने लिस्ट डाउन कर देना है। उन्होंने कहा फलाना चीज बता दो फलाना। अक्सर ऐसे सवाल होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सवाल आपके सामने हैं कि बताएं प्रोपोजल किस तरह से रिवोक हो सकता है, बताएं कब तक प्रोपोजल रिवोक नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सेप्टेंस कब वैलिड होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इस तरह का सवाल देखते ही पता लग जाएगा, छोटा सा 1, 1.5, 2, 2.5 लाइन का सवाल होगा। कोई किसी इदारे का जिक्र नहीं करेगा, किसी इंसान का जिक्र नहीं करेगा, एक सीधी सी बात आपको ठक करके रिक्वायरमेंट नजर आ जाएगी कि ये चीज़ बता दो। तो आपने उसके आंसर में ना हेडिंग देने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है, बस उसका जो आंसर आपने याद किया है वो उठा के लिख देना है। 3 तरह की टाइप में से पहली टाइप का सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाला सवाल, जैसा सवाल वैसा जवाब, सीधा सा सवाल सीधा सा जवाब। सेकेंड कैटेगरी कंप्लेक्स सिचुएशन स्ट्रेट रिक्वायरमेंट। ये कौन सा है, सीम्स लॉजिकल, जो दिखने में लॉजिकल लग रहा है वो असल में लॉजिकल है नहीं। सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपने क्वेश्चन में से एक रेफरेंस उठाना है, क्वेश्चन की वर्डिंग में से एक लाइन उठानी है और वहां से उसको स्टार्ट करना है। नंबर 2 आपने नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है। सवाल ये है कि बताएं एक्सेप्टेंस के क्या एसेंशियल्स होते हैं। अगर टाइप 1 सवाल है तो वो पूछेगा एक्सेप्टेंस के क्या एसेंशियल्स हैं, आप लिख देंगे। टाइप 2 सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा एक बंदा बड़ा परेशान है, वो एक दूसरे बंदे को ऑफर कर रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि दूसरा बंदा कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उस बंदे को, मिस्टर शकील परेशान है, वो उनको नहीं समझ आ रही, मिस्टर शकील को बताओ एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो सवाल यही है कि एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या है, लेकिन मिस्टर शकील को बताने हमने। तो फिर आप सवाल में से जुमला उठाएंगे, आप कहेंगे हम ये मिस्टर शकील को फॉलोइंग एसेंशियल्स बताएंगे और नीचे वो एसेंशियल्स बता देने। उनकी रिक्वायरमेंट का एहतराम करना है। उन्होंने सवाल में केस स्टडी बनाया है लेकिन उसका जवाब सीधा है, तो आपने फौरन से रट्टा लिख दिया तो एक आध नंबर आपका ज़ाया हो जाएगा। वो कहेंगे जी बच्चे ने सिनेरियो को तो रेफर ही नहीं किया, सिनेरियो में से सेंटेंस उठाएं उसको रेफर करें। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। सरिया ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स टू ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर ऑन 10 सितंबर 2020 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट मलीर। पूरी कहानी बनाई है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनना है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया ट्रेडर ने सप्लाई करना है बिल्डिंग मटेरियल ख्वाजा को 10 तारीख को, पूरा माहौल बनाया। हाउएवर ऑन ड्यू डेट एसटी फेल्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। उस ड्यू डेट पे एसटी अपना काम नहीं कर सके।
Under the provision of Contract Act 1872, explain the rights available to KC under the above situation. Assume time was essence of the contract. पता है अगर ऊपर कुछ ना भी लिखा होता ना और वो कह देते जहां टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहां परफॉर्म ना हो तो क्या करना है, तो इसका एक सीधा सीधा जवाब किताब में 3 लाइनें दी हुई हैं, सीधा सीधा सा, कि उसको एक वर्डेबल ऑप्शन मिल जाती है। अगेन जब हम सिलेबस को आगे पढ़ लेंगे तो बातें समझ आएंगी। उसको वर्डेबल ऑप्शन मिल जाएगी, वो वॉइड भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट करे तो अगर तय हो जाए तो वो डैमेज दे सकता है, और अगर इनकार कर दे तो कंपनसेशन मांग लेगा। ये सीधा सीधा जवाब है। अब इसमें सरिया ट्रेडर होता या स्टील ट्रेडर होता, जवाब यही होना था। लेकिन चूंकि उस सवाल में उन्होंने मेहनत की है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी अंडर अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन में केसी को क्या राइट्स अवेलेबल होंगे, एज्यूमिंग के टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने इसी सवाल में से जुमला निकालना है कि केसी को फॉलोइंग राइट्स अवेलेबल होंगे और नीचे अपना रटा छाप देना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। स्टेप 1 क्या है, आपने सवाल में से जुमला उठाया, टाइम बीइंग एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग वुड बी द राइट्स ऑफ केसी अंडर द सर्कमस्टांसेस। पहली लाइन सिचुएशन में से उठाएं, उसके बाद आप कह दें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पे, ये इंसिस्ट कर सकते हैं। अगर ये नीचे वाला जवाब आप देखिए तो किताब से उठा हुआ जवाब है, सिर्फ प्रोमिजर और प्रोमिजी की जगह उनके नाम लिखे हुए हैं जो कि सवाल में दिए हुए थे। टाइप 2 सवाल, सिचुएशन सीधा सवाल, तो आपने सिचुएशन में से कुछ चीजें उठा के बस सिर्फ उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। चाहिए आपका रट्टा ही यहां पे। एक और काम भी कर सकते हैं आप, नीचे रटी रटाई बात लिख दें, बस जहां प्रोमिजर प्रोमिजी लिखें आगे ब्रैकेट डाल दें, उसको फिलहाल खाली छोड़ दें। एक दफा सारा अपना रट्टा पेस्ट कर लिया, फिर सुकून से बैठ के देख लें प्रोमिजर कौन था, प्रोमिजी कौन था, उसके नाम उन ब्रैकेट्स में फिल कर दें। क्योंकि जब आप खुद से लिखने बैठते हैं तो कई दफ़ा परेशानी ज़्यादा होती है, तो लिखते हुए मत अपनी लॉजिक को ज़्यादा इस्तेमाल करें। आंसर लिखने के बाद उसमें रेलेवेंट जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दें। टाइप 2 समझ आया। टाइप 3 सवाल, आपकी ओपिनियन रिक्वायर्ड होती है। ये वो केस स्टडी जहां ICAP ने कहा था कि जी आपने इस तरह से करना है। स्टेप 1 आप बताएं कानून क्या कहता है, स्टेप 2 आप बताएं सिचुएशन में क्या हो रहा है, स्टेप 3 आप अपनी रिकमेंडेशन दे दें। स्टेप 1 पहले कानून, कानून में क्या होता है, कॉपी पेस्ट कर दें, वही कॉपी पेस्ट कर दें जो आपने रटा मारा हुआ है। यहाँ आपकी इंग्लिश का इम्तिहान नहीं है, आपकी रिटेंशन का इम्तिहान है। सेकंड में इंग्लिश का इम्तिहान है जहां आपने सिनेरियो को डिस्कस करना है, रादर देन के सिनेरियो की बहुत गहराई में उतरे, सिनेरियो में से जो काम की बातें बस बता दें, यहाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, बुलेट्स बनाएं, अपने जुमले को इतना लंबा मत करें कि एग्जामिनर उसके पेचो खम में उलझ के समझ जाए कि आपको नहीं आता लिखना। छोटे छोटे से आसान जुमले बनाएं एंड फाइनली रिकमेंड कर दें। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। मिस्टर सिब्बी रोट अ लेटर टू मिस्टर कोयटा एंड ऑफर्ड हिम इन फॉलोइंग वर्ड्स। मिस्टर सिब्बी ने मिस्टर कोयटा को एक ऑफर दिया है, उसने कहा जी मैं आपको 4 kgs मैंगो सप्लाई करना चाहता हूँ 80 रुपये की प्राइस पे। मैं जानता हूँ कि मैंगो जो है वो पेरिशेबल नेचर है, देयरफॉर आफ्टर वेटिंग फॉर योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 3 days आई विल सप्लाई मैंगोज इवन इफ योर लेटर इज नॉट रिसीव्ड। मैंने आपको ये ऑफर दी है, अगर आप ऑफर का जवाब नहीं भी देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी ऑफर कबूल है। देखते ही आप तड़प गए, आपने कहा नेगेटिव कंफर्मेशन, ये तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फौरन से जवाब नहीं दे देना ये नेगेटिव कंफर्मेशन है देयरफॉर बेकार है। 4 नंबर लेने हैं। ये नंबर तब मिलेंगे जब पूरा माहौल बनाए। एग्जामिनर को 3 चीज़ें चाहिए, उसने बताया है, उसने कहा मुझे फैक्ट्स बताओ, मुझे लॉ बताओ और मुझे जवाब बताओ। अब आप क्या करेंगे, स्टेप 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि ऑफर जो है वो नेगेटिव कंफर्मेशन मोड में नहीं होनी चाहिए, पहले कानून बता दिया। करंट किताब कहती है एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन मोड में नहीं होनी चाहिए। आप ऑफर लिख दें, एक्सेप्टेंस लिख दें, दोनों तरह से जवाब सही है। सेकंड में सिनेरियो को डिस्कस करना है। गिवन सिचुएशन में मिस्टर सिब्बी ने कंडीशन नेगेटिव कंफर्मेशन की ऐड कर दी है कि ही वुड एज्यूम एक्सेप्टेंस इफ मिस्टर कोयटा डज नॉट रिप्लाई इन 3 days। और जवाब क्या है, जवाब ये है कि इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज प्रॉपर ऑफर, क्योंकि ये गलत है। आप तीनों की हेडिंग्स भी दे सकते हैं और बगैर हेडिंग के भी 3 अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। बात समझ आई? 3 तरह के सवाल, सीधा जवाब, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल लेकिन पूछा सीधी बात है, तो आपने बस उनका एहतराम करके 1, 1.5, 2 लाइनें शुरू में लिख दी सिनेरियो में से उठा के और नीचे अपना रट्टा लिख दिया। और जहां प्योर रिकमेंडेशन आपसे मांगी है, इस सवाल की निशानी होती है वो आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे होते हैं, आपका तज्जिया मांग रहे होते हैं, बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप वहां पे अपनी रिकमेंडेशन दें, तब दें रिकमेंडेशन जब आपने लॉ और सिचुएशन को डिस्कस कर दिया हो। अगर आपकी रिकमेंडेशन गलत हो और आप कानून सही पे पहुंचे हैं, कम से कम आधे नंबर तो मिल जाए। तरतीब ऊपर नीचे भी की जा सकती है, पहले रिकमेंडेशन दे दे बाद में लॉ लिख दें, लेकिन अगर रिकमेंडेशन गलत हुई तो हो सकता है वो आपका लॉ पढ़ने ना बैठे।
तो लॉ बताएं, सिचुएशन को डिस्कस करो और एंड पे कंक्लूजन दे दें। स्टार्ट भी अच्छा हो, एंड भी अच्छा हो, दरमियान की इंग्लिश थोड़ी बहुत माठी भी चल जाए।